मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं प्रेजेंटर दर्श। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग डेरिवेशन एक बार कर चुके हैं, लेकिन वो किस मेथड पे था? वो मैथमेटिकली था। लेकिन इस बार जो करने वाले हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे। हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, उसके द्वारा देखेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी u in time t equal to 0 second. It accelerates uniformly for t seconds at a rate a so that its velocity at time t equal to t seconds. अब सीधा हम स्टेटमेंट पढ़ा देंगे तो आपको समझ में जाएगा। तो उसके समझने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या लिखे हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी u एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड। तो 0 कहाँ होता है मेरा? यहाँ होता है। आप लोग भी जानते हैं कि ओरिजिन में भी 0 होगा। तो बता रहा है कि जो टाइम t है, मतलब ये टाइम है, और टाइम कितना है? 0 सेकंड। तो 0 सेकंड यहाँ पे है, तब वेलोसिटी कितना था? u था। मान लेते कि यहाँ पे वेलोसिटी u, कुछ भी कहीं भी मान सकते हैं हम, यहाँ माने कहीं भी मान सकते हैं। हमको बता रहा है कि 0 सेकंड जब वेलोसिटी था, मतलब कि ये रेस्ट से शुरू नहीं हुआ, पहले से कोई बॉडी मोशन पे है, उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के टर्म पे हम निकालेंगे। मतलब कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो अगर उस समय चलते चलते में उसका 1 सेकंड एक जगह से शुरू करते हैं कि टाइम 0 सेकंड मान लेते कि अभी शुरू कर रहा है, तो उसका कुछ वेलोसिटी जरूर होगा, क्योंकि वो तो ट्रैवल कर रहा है, तो मूव कर रहा है। तो पहला जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है u है, जो टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड पे है। मतलब कि यहाँ पे टाइम मेरा कितना है? 0 सेकंड। उसके बाद बोल रहा है कि इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर t सेकंड्स। अब t सेकंड्स तक, अब t इक्वल टू 0 सेकंड का, अब फिर से t कब हुआ है? t इक्वल टू t सेकंड्स। मतलब कि कोई एक फिक्स टाइम है, यहाँ पे वो नंबर पे नहीं ले रहे हैं, इसको डायरेक्टली वेरिएबल पे ले ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u मान लिए हैं, और वही अगर जो 0 सेकंड पे था तो इनिशियल इसका u था। अब ये चलते 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 कुछ समय चला, तो टाइम कितना हो गया? t सेकंड। अब t कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको लेना है कि t कितना है मेरा? t सेकंड। अब t सेकंड जब गया तो इसका एक्सीलरेट हुआ इसका गाड़ी, और एक्सीलरेट किस रेट पे हो रहा था? a पे। मतलब कि इसका एक्सीलरेशन a है, हमको बता दिया है। सो दैट इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू t सेकंड। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो t इक्वल टू 0 सेकंड था, तब इसका वेलोसिटी कितना था? u। और जब वो बॉडी जब t सेकंड तक चला, तब इसका वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। v हो गया। तो बता रहा है कि अब इतना जब t सेकंड जब पहुंचा, तब t सेकंड जब पहुंचा तो इसका जो रेट है एक्सेलरेशन का कितना हुआ? a हुआ। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के कारण। तो इधर हमारा वेलोसिटी चल रहा है और इधर मेरा टाइम है, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? यहाँ से निकलेगा स्लोप, क्योंकि शुरू जहाँ से किए इनिशियल से, तो वहीं से हम लोग करेंगे। तो इसका मान चलते इसका स्लोप निकालते हैं। ये हो गया स्लोप, ये मेरा स्लोप हो गया। तो ये मेरा हो गया a, मतलब कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ये a हो रहा है, और फिर मेरा t सेकंड में कितना दूर चल गया? v तक आ गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इस ग्राफ की मदद से हम लोग इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करेंगे। तो पहला मोशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये उससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं उससे सिंपल है, आसान है, इसको आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वो बोलता है कि हमको क्या प्रूव करना है? इसमें v इक्वल टू u प्लस at।
इसे प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना होगा, एक्सीलरेशन तो हम एक्सीलरेशन जानते हैं किसको बोलते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन निकालना मतलब कि इसका स्लोप हम निकाल देंगे तो मेरा एक्सीलरेशन पता चल जाएगा कि कितना मेरा एक्सीलरेशन है इसका। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालने के लिए जो y इंटरसेप्ट है, मतलब y का जो भाग है जितना चला है उसको y इंटरसेप्ट को डिवाइड किससे कर देंगे, x इंटरसेप्ट से। तो मेरा निकल जाएगा कि कितना स्लोप है इसका। तो आगे हम लोग बनाने के लिए देखते हैं कि जगह कम पड़ा तो कर लगा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी u, मतलब u इसका इनिशियल वेलोसिटी था जिससे वो मूव कर रहा था। ये टाइम t, मतलब टाइम जब t इक्वल टू 0 सेकंड था तब, उसके बाद एक यूनिफॉर्म रेट था, यूनिफॉर्मली जा रहा है। हम लोग यूनिफॉर्मली कैसे पता लगा सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हमको दिखा रहा है लोग, मतलब कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है, और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है तो उसका एक्सीलरेशन कितना है, a है। तो एक्सीलरेशन a है तो कितना देर तक ये चला, टाइम t सेकंड है, और तब तक इसका वेलोसिटी कितना हो चुका था, v। तो इतना हम लोग देख चुके हैं, और आगे देखते हैं इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि a इक्वल टू y इंटरसेप्ट कितना होगा मेरा। तो y में मेरा कितना चला, u से लेकर v तक चला, मतलब हमको इसका डिस्टेंस निकालना, मतलब यहाँ का बीच का निकालना है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, हम इसको एक पूरा वाला जितना है उससे अगर हम ये छोटा जो u चला था शुरू में इसको घटा देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा। हम सोच के देखें कि अगर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से हमको इतना जो है यहाँ पे u का डिस्टेंस उतना घटा देते हैं तो कितना बचता है मेरे पास, जो मेरे यहाँ से चला है उसका निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे कि v जो पूरा है v, उसमें हम घटा देंगे u का डिस्टेंस को। चलो u इंटरसेप्ट मतलब कि y एक्सिस पे जो u का भाग है उसको हटा देंगे और v में से u हटा देंगे तो मेरा कितना निकलेगा, v माइनस u, मतलब कि इतना बीच का निकल गया, ये हो गया। अब x इंटरसेप्ट में मेरा कितना चला था कि टाइम मेरा t था, t टाइम जो था फाइनल वाला उसमें से, मतलब कि t जो है यहाँ पे 100, उसमें अगर हम माइनस कर देंगे 0, मतलब कि टाइम निकालने नहीं होता कि किसी भी चीज को निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v था माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो यहाँ की है। तो टाइम को भी इसका बीच के निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम करेंगे कि जो फाइनल टाइम t है माइनस जो इनिशियल टाइम 0 था उसको माइनस करेंगे तो हमको टाइम निकल जाएगा। मान चलिए कि अगर हम 0 से ना शुरू करके 2 सेकंड में शुरू करते तब क्या करते कि t माइनस 2 करना पड़ता। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 0 है तो हम लोग t माइनस 0 किए। तो यहाँ पे बाद हम आगे ऊपर लिखते देखिएगा कि a इक्वल टू हो रहा है v माइनस u और यहाँ पे t माइनस 0 t, ये हो गया। और हमको अब आगे इसको करेंगे तो हमको निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी v निकालना है। तो v निकालने के लिए क्या करना है, इसको सबसे पहले इस साइड ले जाता है, इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा a और ये हो जाएगा t इक्वल टू v माइनस u, ये हो गया। हमको निकालना है वेलोसिटी, मतलब अभी भी मेरा नहीं आया है, अभी भी नहीं आया था। एक बार और करते हैं, v को जब छोड़ते हैं और u माइनस पे थे इधर प्लस में हो जाएगा, u प्लस में हो गया और प्लस 80 जो था पहले से 100। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला कि v इक्वल टू u प्लस 80। हम अब देखिए ध्यान से, इसी को हमको प्रूव करना था, इसी को प्रूव करना था, मतलब डिराइव करना था, मतलब कि ये डिराइव हो गया पहला इक्वेशन। हम लोग इसी को लेके चले कि हमको वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस 80 लाना, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम लाना। और वही हम लोग यहाँ पे किए, जिस तरह सिंपल जिस तरह लिए y इंटरसेप्ट का लिए v माइनस u, यहाँ पे टाइम में t माइनस 0, जो टाइम हमको यहाँ पे बीच का निकालना था उसको t माइनस 0 का निकला, उसको सिंपली किए, बस v को एक साइड रखे और बाकी जितना था सबको इस साइड लेके आए।
तो डायरेक्टली ये पहला इक्वेशन मेरा प्रूव हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन प्रूव करेंगे तो हम देखेंगे कि सेकेंड इक्वेशन को कैसे प्रूव करना है। तो सेकेंड इक्वेशन में प्रूव करना है क्या चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या प्रूव करना है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि एरिया अंडर टी ग्राफ, मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता था वही मेरा डिस्प्लेसमेंट निकलता था। तो यहाँ भी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब s निकालना है। तो ये क्या होगा एरिया अंडर वेटी ग्राफ, मतलब कि ये पूरा जो ग्राफ में जो एरिया बना है ऐसे उसको हमको निकालना होगा। मतलब एरिया अंडर वेटी ग्राफ, इस ग्राफ में जो एरिया निकालना है। तो अभी ग्राफ को अच्छे से ध्यान से देखें तो ये किस शेप में है, ये इसका शेप को पता करेगा कितनी मिलेगा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेपेजियम शेप में, आप ट्रेपेजियम पढ़े होंगे तो इसको हम अगर इस साइड से घुमा देते हैं, मतलब कि पैरेलल साइड को ऊपर ऊपर कर लेते हैं और ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम शेप में है, मतलब कि अगर हमको एरिया अंडर वेटी ग्राफ निकालना है तो इसका मतलब कि हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। ट्रेपेजियम निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि छोटा करते हैं रूप को, और यहाँ से एक हम लाइन जोड़ते हैं सीधा यहाँ पे और इसको एक नाम देते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, डी है और यहाँ पे पी है, एक नाम दे दिए। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी को निकालना। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग अगर इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ लेते हैं तो मेरा पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। तो मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी को जोड़ देते हैं, एरिया ऑफ, ये यहाँ क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पी सी डी, ए पी सी डी, तो ये मेरा निकल जाएगा इसका एरिया पूरा। अब जो एरिया निकलेगा वही मेरा हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम इसका एरिया निकालते हैं सबसे पहले। तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1 इंटू बेस, और यहाँ पे देखिए बेस पर ये हो जाएगा ए पी बेस हो गया इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे कितना बीपी हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये इसका बेस हो गया और ये इसका हाइट हो गया। तो एरिया ट्राइंगल का मेरा हो गया 1/2 इंटू ए पी इंटू बी पी, मतलब बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हम जानते हैं कि एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसमें क्या है डी सी, मतलब कि डी सी इंटू लेंथ हो गया, ब्रेथ कितना मेरा दिया हुआ है पीसी, ये मेरा निकल गया रेक्टेंगल का एरिया। अगर हम ये दोनों के एरिया निकाल देंगे तो मेरा पूरा निकल जाएगा, इस डिस्प्लेसमेंट का पूरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, मतलब कि इस ग्राफ का एरिया निकल जाएगा। तो निकालते हैं 1/2। अब एपी मेरा कितना दिया हुआ सो देखते हैं। एपी मतलब ये हो गया, एपी मतलब कि फाइनल जो टाइम है माइनस इनिशियल टाइम करेंगे तो मेरा इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो t माइनस जीरो हो गया यहाँ पे एपी। अब बीपी निकालना, बीपी मतलब कि यहाँ से यहाँ तक। हम पीछे में हम लोग बीपी में कैसे निकाले थे, जब यहाँ से यहाँ निकाला था तो v माइनस यू किए थे, तो v माइनस यू, तो ये मेरा बीपी निकल गया। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये रेक्टेंगल के लिए निकालना है इसका एरिया। तो रेक्टेंगल में डीसी क्या है t माइनस जीरो,
t माइनस जीरो, t माइनस जीरो हो गया। अब pc, अब pc क्या होगा, pc, pc मतलब यहाँ पे देखिए u, ये तो सिंपल है u है, तो यहाँ पे u कर दिए। अब इसको फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, तो फर्दर कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा, 1/2 t माइनस जीरो t, और यहाँ पे v माइनस u, ये निकल गया, इनटू यहाँ पे u और ये t, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ut। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊपर, तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, हाफ t v माइनस u प्लस ut। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे अलग हमको v दिख रहा है, और इसका इक्वेशन में देखिए कि आपको यहाँ पे v कहीं पे नहीं यूज करना है। अगर v नहीं यूज करना मतलब कि इस v को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग पहला इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, मतलब पहले इक्वेशन में क्या पढ़े कि पहले इक्वेशन में पढ़े कि v इक्वल टू u प्लस at, ये होता है। अगर इसको हम यहाँ यूज करेंगे तो मेरा v खत्म हो जाएगा, तो इसका यूज करते हैं, हाफ t, v की जगह हम क्या यूज करेंगे, u प्लस at माइनस u, फिर प्लस ut, इधर जो है सो यहाँ पे बगल में लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन से लाए हैं v इक्वल टू u प्लस at, ये हमको बगल में यहाँ पे लिख देगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा, 1/2 t, अब यहाँ पे देखिए एक u प्लस में एक u माइनस में, तो दोनों कट जाएगा, यहाँ मेरा क्या बच गया, at। अब इधर जो था उसको लिख देते हैं ut, इसको फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 हो गया आपका। अब फिर जो ut यहाँ पे इसको अंदर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, at स्क्वायर, हाफ a और t यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर, तो हाफ at स्क्वायर प्लस ये प्लस अलग में क्या था, ut। तो आप यहाँ से देखने से कुछ यहाँ पे मिल रहा है कि ut तो मिल गया, वही साइड ut मिल गया। अब यहाँ पे देखिए हाफ at स्क्वायर मिल गया, बस हमको इसको एक प्रॉपर वे में लिखना है ताकि मेरा आंसर आ जाए। बाकी सब चीज़ मेरा आ चुका है, तो यहाँ पे वो आखिर में क्या मिला कि s इक्वल टू, क्योंकि हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेक्चर है, तो मतलब s इक्वल टू मेरा मिला हाफ ut, पहले ut लिखेंगे प्लस हाफ at स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। तो इसमें देखिए आप लास्ट हमको जो मिल गया कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ मेरा डिराइव हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, तो अब हम यहाँ लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हमको इसको प्रूव करना है। तो हम लोग पीछे क्या देखे थे, याद करिए, इससे पहले वाला जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में जब हम s इक्वल टू निकाले थे, s इक्वल टू क्या निकाले थे, हाफ, यहाँ पे याद करें कि हाफ यहाँ t था, नीचे t था, और फिर यहाँ पे v माइनस u जो इसमें निकाले थे, ये रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल का एरिया में था, और प्लस था, पीछे देखिएगा आपको याद आ जाएगा कि हाफ t v माइनस u प्लस ut, यही था। ये हम कहाँ से ले रहे हैं कि प्रीवियस इक्वेशन से, मतलब कि सेकेंड इक्वेशन से निकला था, वहां से हम लोग ले रहे हैं कि s इक्वल टू हाफ t v माइनस u प्लस ut। अब हमको यहाँ पे तो लाना क्या है, v u और a और s, ये चार का टर्म में यहाँ आना चाहिए, मतलब v आएगा मेरा, u भी इसमें यूजफुल है, और फिर यहाँ पे a तो है नहीं, a हमको लाना पड़ेगा, और फिर s यूजफुल है, मतलब कि यहाँ पे हमको t हटाना है, और t की जगह कौन सा फॉर्मूला रखेंगे जिसमें a आएगा। तो हम लोग पहला इक्वेशन याद करते, तो पहला इक्वेशन हम लोग क्या देखे थे, पहला इक्वेशन में देखे थे कि हम लोग a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला था, इसी से हम लोग पहला इक्वेशन प्रूव किए थे। तो इसमें अगर हम t का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा,
भी माइनस यू, ये टी ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे ये निकल गया। मतलब कि हम टी के जगह अगर भी माइनस यू बाई ए पुट करते हैं तो भी माइनस यू का तो हमको जरूरत है यहाँ पे, और ए का भी जरूरत है, जो यहाँ पे घट रहा था वो भी मिल गया, और टी का जरूरत नहीं था वो रिप्लेस हो गया। हम इसको यूज करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे पुट करके। तो s इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे, हाफ टी की जगह हम यूज करने वाले हैं v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए, इसको यूज करने वाले हैं टी की जगह, और यहाँ पे v माइनस यू है रहेगा, फिर प्लस u, और फिर टी की जगह हमको यहाँ यूज करेंगे फिर से इसको v माइनस यू बाय ए, मतलब v माइनस यू बाय ए, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम कहाँ पे लिखेंगे t इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हैं रेफरिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मतलब कि पहला इक्वेशन से इसको हम लाए हैं t इक्वल टू v माइनस यू बाय ए। ये मेरा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कैसे प्रूव करते हैं वो हम देख लिए। अब इसे लाते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट फर्दर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, s इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, इसको आप मान लीजिए a, इसको b, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। पीछे में पढ़ चुके हैं इसको, 8 क्लास में पढ़े होंगे, 9 क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे a माइनस बी और a माइनस बी, जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे तो v माइनस यू और v माइनस यू, मतलब कि v माइनस यू का होल स्क्वायर बाय a। अब यहाँ पे प्लस, अब इसको इंटू करिए क्या हो जाएगा u v माइनस यू स्क्वायर बटा a। अब आगे यहाँ पे करते तो क्या होगा 2a यहाँ पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे a है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2a आएगा। तो इसको थोड़ा सा और पहले कर लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई किए तो अब इसको तोड़िए, v माइनस यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला था मेरा। इसको अगर तोड़ेंगे तो इस प्रकार यहाँ पे किए। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे uv माइनस यू स्क्वायर बाय a, इतना आ गया। और आगे चलते तो क्या पता चलेगा इसमें, अभी दोनों को हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो आ जाएगा मेरा 2a आ गया। अब इसमें करेंगे 2a आ जाएगा, तो यहाँ पे 2a से 2a जाएगा तो 1 बार में, तो 1 में जो ऊपर है वही आ जाएगा b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब इसमें एक करेंगे 2a से तो 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई दोनों इसमें होगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये आ गया मेरा। और आगे चलते तो क्या होगा, आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से कि कौन कौन यहाँ पे डिवाइड हो, मतलब कौन कौन यहाँ पे माइनस होगा और कौन कौन यहाँ पे कट जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखते तो माइनस 2uv प्लस 2uv, मतलब कि माइनस प्लस दोनों आ गए सेम, तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 2uv है और सेम चीज वहाँ पे प्लस 2uv भी, तो ये कट गया मेरा। अब बच गया इसमें घटने वाला कौन है, v स्क्वायर का तो कोई साथ ही नहीं कि जिससे वो घट सकता है, u स्क्वायर का है, तो मतलब ये घटने वाला है, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस करेंगे तो 2 में से एक 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर चल गया, तो बच कितना गया एक u स्क्वायर। अब एक u स्क्वायर बचा तो इसका साइन क्या है माइनस, तो हम माइनस का साइन करेंगे। तो आगे लिखते हैं s इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर बाय 2a, इतना आ गया। तो इसको हम यहाँ पे बोले थे कि ये प्लस माइनस माइनस होगा, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस तो किया, लेकिन माइनस का साइन इसलिए दिए क्योंकि बड़ा तो ये हो गया, यहाँ पे एक u स्क्वायर है, यहाँ पे 2u स्क्वायर है, तो बड़ा ये हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस का साइन दिया।
तो यस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू बाय मतलब 2a। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से मिलता जुलता कुछ लग रहा है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ चुका है। हमको अब 2as लाना है, जो कि s यहाँ पे 2a यहाँ पे है। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीपल इस साइड कर दे तो मेरा पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह अंदर कम है। 2as मतलब कि 2a जो नीचे था उसको ऊपर लेके आए। 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, इसको इस साइड ले सकते हैं, इसको उस साइड कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये भी इक्वेशन जो थर्ड था वो भी डिराइव हो गया। तो ये हम इतना तीनों चीज जो तीनों इक्वेशन हम डिराइव किए वो किसके माध्यम से किए, इस ग्राफ को देख के किए। तो इसलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। कोई भी सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, जो एक सर्कल के शेप में मतलब कि घूमते रहेगा। डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि कुछ बहुत सारे मेला गए हैं आप लोग, जिसमें हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा झूला होता है जो कि घूमते रहता है, गोल 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 घूमते रहता है अपनी जगह पे। अब ऐसे वाला में जैसे कि कुछ बोलते हैं जिसको ब्रेक डांस वगैरह, बहुत सारे ऐसे झूले होते हैं जिसमें कि गोल गोल घूमता है। तो उस झूले को जो मैरी गो राउंड हो गया, वैसे बहुत सारे झूले हैं जो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। और फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो रोटेशन ऑफ अर्थ, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। फिर बहुत सारे ऐसे सारे एग्जाम्पल है जो एक गोल गोल जगह में घूम रहे हैं, वो सारे हो जाएंगे मेरा सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे हमको पढ़ना है, उसको देखते क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि व्हेन अ बॉडी एग्जिबिट्स सर्कुलर मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन पे है, मतलब कि राउंड टू राउंड मतलब घूम रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, अगर उसका स्पीड एक कांस्टेंट है, ऐसे नहीं कि चेंज हो रहा है। यहाँ अगर 15 के स्पीड से घूम रहा है तो पूरा गोल गोल 15 के स्पीड से ही घूमते रहेगा। तो उस मोशन को जो मतलब इस तरह से वो बॉडी जो घूम रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है। लेकिन हम जान लिए कि जो यूनिफॉर्म होता है, हम पढ़े वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी एक्सीलरेशन होता है। तो इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है या नहीं, एक्सीलरेशन का हम लोग फॉर्मूला में क्या देखे थे कि अगर या तो उसके वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए या तो उसके डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम खुद सोच के देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगा कि अगर यहाँ से चल रहा है, अगर यहाँ के डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन उसकी तरफ दिखाएगा, और यही कोई डायरेक्शन है यहाँ पे देखेंगे तो इसका इस साइड में दिखाएगा, फिर यहाँ देखेंगे तो इस साइड दिखेगा। मतलब कि एक सर्कल में अगर हम उसका डायरेक्शन निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें टेंजेंट बनाना पड़ता है उस पॉइंट पे। वो टेंजेंट बताता है कि उसका डायरेक्शन किधर है। और ऐसे अगर हम इस सर्कल में हर पॉइंट पे निकालने लगे तो हजारों टेंजेंट निकलेंगे, मतलब कि हर एक पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब कि जो भी बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, चल रहा है, तो उस पाथ को जो फॉलो कर रहा है वो हमेशा एक्सीलरेटेड रहेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप के रहते हैं, पढ़ेंगे। जैसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन हमको अब यहाँ पे फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ by a body in uniform circular motion while traveling from one position to another position। इसको सबसे पहले बनाते हैं हम लोग एंगल, मतलब कि सर्कुलर पाथ बनाते हैं।
उसमें देखेंगे कि किस प्रकार होता है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। कि यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ बोल रहा है कि इन सर्कुलर मोशन, मतलब कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम लोग बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ऐसे कई सारे पढ़ेंगे। या तो कुछ आगे जब भी पढ़ेंगे तो हम आगे हमेशा उसका बात करेंगे जब वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे होगा तब। अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो फिर हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग जो भी पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही पढ़ेंगे, मतलब इसमें ही डिपेंड रहेगा। तो आगे हम देखते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इसको, मतलब कि वैसा डिस्प्लेसमेंट जो एंगल के फॉर्म में होगा, एंगल के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे कि एंगल को हम लोग थीटा से भी दिखाते हैं, लेकिन जो इसका एसआई यूनिट होगा हम जानते हैं कि एंगल किससे दिखाते हैं, जैसे 30 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, कुछ भी ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे हमको डिग्री में नहीं दिखाना, यहाँ पे जो भी होगा, जो इसका एसआई यूनिट होगा एंगल का, वो क्या होगा, रेडियन होगा। मतलब कि हमको यहाँ पे रेडियन में दिखाना, मतलब RAD रेडियन, RAD में शॉर्ट फॉर्म है। मतलब कि हमको जो भी यहाँ पे दिखाएंगे वो होगा मेरा रेडियन पे। तो अभी हम यहाँ पे मान के लेते हैं कि ये हो गया सर्कुलर पथ है जो हम बना लिए। यहाँ एक बॉडी है जो यहाँ पे सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब कि सर्कुलर मोशन में चल मूव कर रहा है। तो यहाँ से सब कुछ एक रेडियस ले लेते हैं, R1 से रेडियस। तो अगर ये बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, मतलब कि ये पोजीशन का नाम लेते हैं A, और चलना शुरू करता है, जाता है कुछ यहाँ तक गया, ये B तक गया, ऐसे वैसे कुछ तक गया। अब हमको यहाँ पता करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कितना दूरी तय किया। तो कैसे निकालेंगे, तब यहाँ पे देखा जाता है कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिफाइन एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब कि सेंटर से जो यहाँ एंगल बनाएगा, सो एंगल बनाएगा तो कैसे हमको निकालना पड़ेगा एंगल, ऐसे और यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका बीच का जो एंगल बनाएगा सो मतलब कि थीटा। हम जानते हैं कि इसका रेडियस r है, तो मतलब ये भी r होगा मेरा और ये भी r होगा, ये तो हमको पता चल गया। वही बोल रहा है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब ये सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वहां पे वो कितना का एंगल बनाया है ऑफ बाय बॉडी, मतलब कि उस बॉडी के द्वारा जो यहाँ से यहाँ चल रहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन जाने के वक्त वो कितना का एंगल बनाता है, वही इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि यहाँ से यहाँ जो मेरा चला है वो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि थीटा होगा। तो अब ये थीटा को कैसे निकालेंगे, इसको एक और तरीका बोलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं कि रेशियो ऑफ द आर, मतलब कि जो आर यहाँ ट्रेवल किया है उसका रेशियो टू द रेडियस फॉर्म बाय द सर्कुलर पथ, जो उसका रेडियस है वो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, मतलब कि किस एंगल में गया। सो मान के चलते कि यहाँ से यहाँ चला है तो इस आर्क की लंबाई L है, आर्क की लंबाई क्या है, L है। तो हम अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोले कि द रेशियो ऑफ आर्क फॉर्म बाय द सर्कुलर पाथ, जैसे A और B में से जो आर्क यहाँ फॉर्म हो सो उसका रेशियो टू द से उसका जो रेडियस है इसका इस सर्कुलर पथ का उससे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट टर्म जो हमको पढ़ना है उसको क्या पढ़ना है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है तो ये सब चीज हटाते हैं, उनको देखते हैं सिंपल। एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो वेलोसिटी हम लोग सबसे पहले रिकॉल करेंगे कि वेलोसिटी किसको बोलते थे, वेलोसिटी उसको बोलते थे कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब कि द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी पड़ेगा। मतलब कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलेंगे।
एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलेंगे कि ये हो जाएगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर बॉडी, मतलब किस रेट पे चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि किस रेट पे चेंज कर रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते थे कि क्या होता था, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था हमारे पास, याद करेंगे तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था। तो यहाँ पे मेरा एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना पड़ेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या निकाले थे, थीटा बटा, अभी तुरंत निकाले हैं, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि थीटा, और थीटा क्या होता है तो हम लोग निकाले थे कि थीटा इक्वल होता है कि L बाय R। लेकिन अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर रहा है, मतलब कि थीटा बाय टी कर रहा है। तो ये मेरा हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बाय टी, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, हम लोग पढ़ेंगे L बटा R T, मतलब कि यहाँ पे बताएंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था वो था मेरे पास L बटा R, मतलब थीटा के जगह हम L बटा R लेंगे। तो अब जो नया फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन के आया है कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू L बटा आर टी, L बटा आर टी। इसी और इसमें जानना चाहिए कि जो जैसे कि हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसको हम लोग डिनोट किससे कर रहे थे, थीटा से। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हमको किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल टू हमको क्या निकल गया है, L बटा आर टी। ये W के जैसे दिखता है उसको ओमेगा पढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे खाली होगा और W के जैसे ऐसे घूम के रहेगा, उसको ओमेगा बोलेंगे। अब हम बता रहे थे आपको कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसको बोल रहे थे हम लोग, इसको भी एक बार रिकॉल करते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको बोल रहे थे अभी, हम जो यहाँ आर्क फॉर्म कर रहा है सर्कल में, जब वो बॉडी चल रहा है L, उसी को हम लोग बोल रहे थे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाता है, मतलब कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू L हमको बता रहे थे। अब अगर हम पूछें कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर L है तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे सिंपल है कि जो भी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम से डिवाइड। तो हमें हम लोग यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी देख रहे थे, तो वेलोसिटी किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमको कितना पता है, L पता है, और टाइम कितना है t। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा L बाय टी। अब इसको यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ L बाय टी है, L बाय टी है, इसकी जगह हम लोग लीनियर वेलोसिटी भी तो लिख सकते हैं। और लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, ये सिंपल वेलोसिटी है। लीनियर मतलब कि जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, v बटा L इक्वल टू L बाय टी हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी है ना सिंपल। क्योंकि लीनियर एंगुलर में हम मानते हैं कि कुछ अलग होता है कि सर्कुलर मोशन का, लेकिन हम लोग जितना भी वेलोसिटी जो सिंपल पढ़ते हैं वो किस में होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में होता था। जो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू L बाय टी। तो यहाँ पे देखिए कि ओमेगा इक्वल टू क्या मेरा निकल रहा है, L बाय आर टी। तो L बाय टी इक्वल टू क्या पता चल रहा है, v पता चल रहा है। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू L बाय टी की जगह v बटा r। देखिए अब इसको, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ओमेगा इक्वल टू क्या निकल गया, v बाय r। यहाँ से अगर हम सोचे कि हमको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये r इधर ओमेगा में इंटू हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो गया यहाँ पे ओमेगा r, ये भी हो गया। इसमें कुछ फॉर्मूला है जो हमको न्यूमेरिकल्स में काम देगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ये भी मेरा ओमेगा इक्वल टू है, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा कि ओमेगा इक्वल टू थीटा बटा टी, ये भी हो जाएगा। उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ये भी
ओमेगा जहाँ पे भी है उसको बोलेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी, और फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको करना है तो थीटा, और थीटा को किस पे करते हैं, रेडियन में। और एक चीज और जानने वाला बात है कि अगर रेडियन, अगर हमको पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन हुआ तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा, जो एल है और जो आर है दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो अगर बराबर करके देखते तो देखते हैं क्या होता है, थीटा इक्वल टू अगर एल और आर बराबर कर देते हैं मतलब कि मान के चलिए कि ये एल जो था वो भी 1 हो गया और फिर आर था वो भी 1 हो गया, तो अब करेंगे बराबर तो कितना आएगा, 1 रेडियन निकल जाएगा। एक इस प्रकार से समझने का है। और दूसरा कि अगर एल और आर बराबर हो गया तो हम एल की जगह भी आर लिख सकते हैं और आर की जगह भी आर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। ये भी आर के बराबर हो गया, ये भी आर, ये तो आर पहले से भी, तो आर इंटू आर कटेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो इसको अगर हमको 1 रेडियन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस और उसका जो एंगुलर आर्क बना हुआ है डिस्प्लेसमेंट करते वक्त वो दोनों बराबर होंगे, तब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1 रेडियन होगा। हम लोग निकालेंगे कि अगर एक बॉडी एक सर्कल का पूरे एक राउंड चक्कर काटता है तो इसका लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, सो लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे। तो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, L/T, मतलब कि V = L/T। तो जो मेरा L है मतलब जो डिस्टेंस लेंथ वो कितना है, अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे तो 2πr होता है, तो इसकी जगह पुट करिए L मेरा कितना निकल जाएगा, 2πr/T। तो अगर हमको पूरा इस सर्कल का लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या निकलेगा, 2πr/T। ये मेरा हो गया सर्कल का लीनियर वेलोसिटी। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आगे देखेंगे इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो ग्राफिकल मेथड में हम लोग पढ़े थे, वो उसको सिंपल वाला तो आप लोग भी कर सकते हैं लेकिन ग्राफ वाला मेथड से कुछ समझेंगे।